बनता है तब दोस्तों वहां से निकलती है एक नदी, उसका नाम है भागीरथी। दोस्तों अलकनंदा का उद्गम, एक नदी है अलकनंदा। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत हिमानी से है। जैसे गंगा निकलती है गोमुख से, सॉरी, गंगा को हम लोग गंगा नहीं बोलेंगे, हम लोग भागीरथी बोलेंगे, गंगा आगे चलकर का। तो भागीरथी जो निकलती है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से, वैसे ही अलकनंदा नदी है जिसके बगल में बद्रीनाथ स्थित है। तो अलकनंदा नदी जो है सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सतोपत हिमानी में है, और अलकनंदा, धौली और विष्णु गंगा की धार आपस दोस्तों मिलकर बनती हैं, जो जोशीमठ और विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। फिलहाल अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी का नाम है पिंडार। आगे चलकर आपको प्रयाग बताएंगे। जो प्रयाग है ना, जो भी मैंने आपको पढ़ा है, उनको दो दो नदियों का प्रयाग बनता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है, तो प्रयागराज में तीन नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और दोस्तों एक और भी है सरस्वती, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती इस समय। तो आपको ध्यान रखना है फिलहाल। तो अलकनंदा जो निकलती दोस्तों बद्रीनाथ के पास दोस्तों सतोपत ग्लेशियर से, और इसकी एक सहायक नदी का नाम है पिंडार, जो इससे कर्णप्रयाग मिलती है। तो आपको बताएंगे कि आगे प्रयाग क्या होते हैं। फिलहाल दोस्तों अलकनंदा में महासीर नामक मछली पाई जाती है, और इसका निवास जो है निचले हिस्से में है, किंतु ये अंडा देने के लिए ऊपर आती है। दोस्तों एक मछली होती है महासीर, ये समुद्र जो जल होता है नदी का, उसके नीचे निवास करती है, लेकिन दोस्तों जब इसको अंडे देने होते तब ये ऊपर आती है, और ये महासीर मछली अलकनंदा नदी में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग किया कहा जाता है। तो बहुत सारे परीक्षाओं में आते हैं कि भैया बताइएगा रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में। तो फिलहाल अलकनंदा और मंदाकिनी नदी को संगम को दोस्तों हम लोग रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। दोस्तों गंगा नदी का नाम देवप्रयाग बाद पड़ता है, जहां अलकनंदा और भागीरथी आपस मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपसे कहा कि दोस्तों पहले इसका नाम गंगा नहीं होता है। जब दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, तो जब संगम होने के बाद ये नदी हरिद्वार में प्रवेश करती दोनों के संगम के बाद, तो दोस्तों इसका नाम पड़ जाता है गंगा। तो फिलहाल आप है, और गंगा हरिद्वार के निकट दोस्तों मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दोस्तों दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर दोस्तों पूर्व की ओर बहती है। फिलहाल दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र को दोस्तों बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है। और दोस्तों पाबना के पूर्व दोस्तों एक घाट है, वो जो है गोलुंडो घाट, दोस्तों वहां पर दोस्तों पद्मा से जाकर मिल जाती है। दोस्तों इसकी सम्मिलित धारा को दोस्तों आगे चलकर मेघना कहा जाता है। मतलब समझिएगा दोस्तों, पहले गंगा प्रवेश करती है बांग्लादेश में, उसको पद्मा कहते हैं, और बांग्लादेश प्रवेश करती तो उसको यमुना कहते हैं। जब दोनों आपस दोस्तों मिल जाती तो उसका नाम पड़ जाता है मेघना। तो इस बात को ध्यान देना दोस्तों। मेघना की सहायक नदी जो है जो मेघना दोस्तों सहायक नदी बराक, मेघना की एक सहायक नदी है बराक, जो दोस्तों मणिपुर के माउंट जानको की पहाड़ी से निकलती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मेघना की सहायक नदी है बराक, जो मणिपुर के माउंट जानको की पहाड़ी से निकलती है। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जब बांग्लादेश में गंगा प्रवेश करती तो उसको पद्मा कहा जाता है, और जो है सॉरी गंगा प्रवेश करती तो पद्मा कहते हैं, और जब ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती उसको यमुना कहते हैं। आगे चलकर दोस्तों नदियां मिल जाती हैं तो उसका नाम पड़ जाता है मेघना। और मेघना की एक सहायक नदी है, उसका नाम है बराक। बराक निकलती है दोस्तों मणिपुर के दोस्तों एक पहाड़ी है, उसका नाम है माउंट जानको की पहाड़ी से। आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको प्रयाग याद करने हैं। तो एक बॉक्स बना होगा, ये सब जो उतनी देर से पढ़ रहे हैं उसका मेन उद्देश्य उस बॉक्स के अंदर है, तो उसको याद करना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि विष्णु प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, तो आपको याद कर लेना है विष्णु प्रयाग में धौली नदी और दोस्तों विष्णु गंगा का संगम होता है। दो नदियों को मिलाकर एक संगम या एक प्रयाग बनता है। तो आपको ध्यान रखना है विष्णु प्रयाग में धौली और विष्णु गंगा का संगम होता है। फिलहाल अगला है कर्णप्रयाग। परीक्षाओं में कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग सबसे ज्यादा आता है। दोस्तों कर्णप्रयाग को आपको याद रखना। देखिएगा हर एक प्रयाग में अधिकतर अलकनंदा नदी रहेगी, आपको दूसरी नदी का चयन करना है। दोस्तों अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को दोस्तों कर्णप्रयाग कहा जाता है। तो आपको याद कर लेना है
दोस्तों अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को कर्णप्रयाग कहा जाता है। जब दो नदियां मिलती दोस्तों वहां पर कर्णप्रयाग बनता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को दोस्तों रुद्रप्रयाग कहा जाता है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला है देवप्रयाग। और दोस्तों देवप्रयाग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी जो है भागीरथी नदी का संगम होता है, तो उसका वो देवप्रयाग में होता है और आगे चलकर इसी का नाम गंगा पड़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार का संगम होता है और विष्णु प्रयाग में धौली और विष्णु गंगा का संगम होता है, आपको ध्यान रखना है। ये 4 प्रयाग हैं। अगर बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो मिलाने को आएगा, लेकिन वनडे पूछ लेगा तुमसे पूछेगा कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, तो अलकनंदा तो अधिकतर सब में रहती है, आपको दूसरा चयन करना। तो कर्ण जो है कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार, और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, और देवप्रयाग पता ही होगा भागीरथी और अलकनंदा। तो इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, इसको दोस्तों चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है और यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हाँ, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों कहाँ पर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती थी जो मानसरोवर के पास है, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से और असम में इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। तो आपसे पूछा जाए तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है और असम में दोस्तों इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती मतलब जो पूरब से निकलती हो, तो आप पता होगा ना कि मानसरोवर झील कहाँ पर, भारत के उत्तर पूरब की ओर है, तो इसलिए इसको पूर्ववर्ती कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां आपको ध्यान रखनी है, दिबांग, कामेंग, लोहित, सबनश्री, भरेली, मानस, धनश्री, रैदाक, पगलिया और कोकली। परीक्षाओं खूब आती है तो याद कर लेना, दिबांग, कामेंग, लोहित, सबनश्री, भरेली, मानस, धनश्री, रैदाक, पगलिया और कोकली, ये सभी क्या हैं, ये सभी दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, याद करिएगा। दोस्तों बात करते हैं अगली नदी की, चंबल। दोस्तों चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है, तो आपको याद रखना, बाकी सब सूख जाती होंगी। दोस्तों चंबल जो है पता होगा जानपावा की पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान में दोस्तों ये 12 मास बहती रहती है और यमुना की एक सहायक नदी है फिलहाल। दोस्तों इसी चंबल नदी पर एक झरना स्थित, उसका नाम है चुलिया झरना। तो चुलिया चंबल पर स्थित है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट नदी की, सिंधु नदी। दोस्तों सिंधु नदी में केवल जम्मू और कश्मीर राज्य से होकर बहती है, तो आपको याद रखना जो सिंधु निकलती है दोस्तों वो भी मानसरोवर झील के पास से, ये भारत में केवल जम्मू राज्य से होकर बहती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल समझौता हुआ 1960 में, तो आपको याद रखना ये जम्मू कश्मीर से होते हुए तिब्बत से आएगी पहले, फिर जम्मू भारत से जाएगी, फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और ये सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा है। अगर चाहे तो भारत इस पर रोक लगा सकता है, मतलब अभी तो एक नियम बनाया गया 1960 का समझौता है, और अगर चाहे दोस्तों जो है भारत इस बांध बनाकर सिंधु पर रोक लगा ले तो पाकिस्तान के कई स्थान सूखे पड़ जाएंगे। फिलहाल भारत ऐसा करता नहीं है क्योंकि समझौता हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% उपयोग करेगा। समझिएगा, मतलब एक समझौता हुआ उसके तहत कहा गया है कि सिंधु नदी और एक नदी है झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों में केवल 20% जल भारत उपयोग करेगा और 80% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा। हाईलाइट करिएगा, आपसे पूछेगा वो कौन कौन सी नदियां हैं जिसमें से भारत केवल 20% जल का प्रयोग करेगा, 80% पाकिस्तान करेगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक का नाम है दोस्तों सिंधु, एक का नाम है झेलम
और एक का नाम है चिनाब। मतलब हमारे भारत से बहती है, लेकिन हम लोग केवल 20% इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर। रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच बहती है एक नदी, इसका नाम है सावित्री। जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। दोस्तों रायगढ़ और दोस्तों जिला एक रायगढ़ और एक है रत्नागिरी, दोस्तों महाराष्ट्र के आस पड़ता है। दोस्तों रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच में एक नदी बहती है, उसका नाम है सावित्री, जो दोनों को जो है बीच सीमा रेखा का कार्य करती है, तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों वंशधार नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है, जो दोस्तों गोदावरी एवं ऋषिकुल्ला के बीच जो है से बहते हुए दोस्तों बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो आपको याद रख लेना है, ध्यान रख लेना, किस राज्य बहती वंशधारा, तो उड़ीसा में। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वंशधारा रिवर दोस्तों उड़ीसा के कालाहांडी से निकलती है और गोदावरी और ऋषिकुल्ला नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट नदी की, इसका नाम है गोदावरी। दक्षिण भारत की लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है, मतलब ये कितने राज्यों में बहती है, तो बहुत बड़ी नदी है ना दक्षिण भारत की। दोस्तों इसका नाम है गोदावरी। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा तक फैली। तो काफी मतलब बड़ी इसलिए है क्योंकि कई राज्यों में इसका विस्तार है, तो आपको ध्यान रखना है तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में दोस्तों इस गोदावरी नदी का विस्तार है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नदी काफी महत्वपूर्ण है और ये दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट नदी की, बराक नदी। दोस्तों बराक नदी मणिपुर के हिल के माउंट जानपा की पहाड़ी से निकलती है और ये भारत के असम, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश जो है जाकर प्रवाहित होती है और आगे चलकर दोस्तों मेघना में जाकर मिल जाती है। इस बात को मैंने आपको बताया। तो आपको ध्यान रखना, पूछा जाएगा बराक नदी कहाँ से निकलती है, दोस्तों माउंट हिल के माउंट जानपो की पहाड़ी से। दोस्तों मणिपुर में एक माउंट हिल है दोस्तों, वहीं पर एक पहाड़ी, उसका नाम है दोस्तों माउंट जानपो की पहाड़ी, दोस्तों वहीं से निकलती है। और दोस्तों ये कहाँ कहाँ बहती है, असम में, मणिपुर में और मिजोरम में। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है आगे जाकर इसकी सहायक नदियां भी हैं बराक की, जिरी है, धलेसरी है, सिंगला है, लुंगोई है, सोनाई है। तो सोनाई या परीक्षाओं पूछी गई है कि सोनाई किसकी सहायक नदी है, दोस्तों आपको ध्यान रखना सोनाई बराक नदी की सहायक नदी है। और दोस्तों बांग्लादेश में इसे सूरमा तथा मेघना के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जो बराक नदी को जो है बांग्लादेश में सूरमा, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो है बांग्लादेश में गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना, वैसे दोस्तों बराक को सूरमा नदी भी कहा जाता है, इसको मेघना भी कहा जाता है। दोस्तों मेघना जाकर मिल जाती है, इस बात को ध्यान रखना। दोस्तों बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है और इस नदी पर तिहाई मुख बांध स्थित, तो आपको ध्यान रखना है जो बराक नदी है इस पर एक बांध, एक डैम बनाया गया है, उसका नाम है तिहाई मुख। दोस्तों बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, बहुत महत्वपूर्ण, केवल बड़ी परीक्षाओं में आता है। पीसीएस में कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि नदियों का क्रम लगाओ, ऊपर से नीचे की ओर कौन कौन बहती हैं। दोस्तों सबसे ऊपर बहती है महानदी, ये उड़ीसा के पास बहती है। दोस्तों आप पता होगा अमरकंटक की पहाड़ी निकलती है एमपी और उड़ीसा होते हुए छत्तीसगढ़, सॉरी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए बहती रहती है, तो ऊपर हुई, बात को ध्यान देना। दूसरी दोस्तों है गोदावरी। अब दोस्तों गोदावरी नीचे रहेगी थोड़ा सा, गोदावरी आपका महाराष्ट्र आस पर बहती है। फिर आपका दोस्तों कृष्णा, कृष्णा उसके नीचे बहती है, फिर पेन्नार, फिर कावेरी और सबसे दक्षिण बहती वैगई। तो इनका क्रम हमेशा रट्टा मारे रहिएगा, अगर परीक्षाओं में आएगा तो रट्टा मार के ही लगाइएगा, या तो आप मैपिंग कर लें या तो आप रट्टा मार लें, इससे अच्छा रट्टा ही अभी तो आपको उसको ऐसे याद करना। तो सबसे पहले बहेगी महानदी, फिर गोदावरी, फिर आपकी कृष्णा के बाद पेन्नार और पेन्नार के बाद कावेरी और वैगई तो नीचे होगी। तो कंक्लूजन कृष्णा और कावेरी होगा, तो आपको याद रखना कृष्णा पहले आते, भगवान पहले, तो कावेरी आपको ध्यान रखना। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और उसके साथ साथ दोस्तों पेन्नार, कावेरी और वैगई, इस बात को ध्यान देना। दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम, ये उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब बहने का क्रम बताए थे। अब सबसे लंबी कौन सी दोस्तों आपको ध्यान रखना, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गोदावरी, उसके बाद दोस्तों कृष्णा है, फिर आपको ध्यान रखना नर्मदा है और महानदी है, उसके बाद कावेरी है और ताप्ती। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। अगर पूछा जाए कि लंबाई के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, तो पहली तो आप बता दो गोदावरी,
दूसरी आप बताएंगे कृष्णा, तीसरी पूछ ले तो नर्मदा, चौथी महानदी, पांचवी कावेरी और छठवीं ताप्ती। तो आपको दोनों याद करना, परीक्षाओं में जमकर पूछी जाती है दोनों क्रम, तो इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर। 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय अंतर्गत दोस्तों दक्षिण भारत दो नदियां थी, उनका नाम था गोदावरी कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। मतलब 2015 में गोदावरी और कृष्णा को दोस्तों जो है जोड़ने का कार्य किया गया है, कहीं न कहीं दोस्तों जोड़ा गया, जल प्रवाह ज्यादा हो जाए, ज्यादा से लोग जो है खेती किसानी में इसका प्रयोग कर सके। दोस्तों फिलहाल बात करते हैं इसके अंतर्गत दोस्तों परीक्षा तौर पर आंध्र प्रदेश के जो है गोदावरी जिले में इब्राहिम पट्टनम नामक स्थान दोस्तों पहली बार 600 क्यूसेक पानी को पोलवारम नहर के द्वारा जो है विजयवाड़ा के कृष्णा तक जो है पहुंचाया गया। फिलहाल कोई मतलब नहीं बातों का, सीधे नीचे आ जाओ। हाँ, गोवा में जो नदियां बहती हैं उसका नाम आपको हाईलाइट कर लेना है। गोवा में दोस्तों जो नदियां बहती है, एक का नाम मांडवी है और एक का नाम जुआरी है। इतनी नदियां पढ़नी थी, बाकी तो हम लोग आगे चलकर जब खुल के पढ़ेंगे तो काफी कुछ डिटेल पढ़ेंगे। अभी तो घटना चक्र में पढ़ना है, तो वहां और आपको जानकारी बढ़िया से मिलेगी। इतना आपका बेस के लिए है। हाँ, कुछ बातें आपको नोट करनी है अगर आपने नहीं किया हो। एक नदी है यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, पता होगा। यमुना ने दोस्तों आपको ध्यान रखना, यमुना निकलती है 15 पूछना स्थान पर, और यमुना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा 3 राज्यों में बहती है। तो आपको पता होना चाहिए यमुना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में बहती है, आपको ध्यान रखना। चलेगा, पता है कि नहीं? चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रमुख झीलों की भारत के। भारत की कुछ प्रमुख झीलें जो आपकी परीक्षाओं में आती हैं, और 2000 शायद 21 में एक सिविल सेवा क्वेश्चन आया था, ISP में आया था, और उस झील का नाम मैं भूल गया हूँ क्या था। हाँ, 2021 में पूछा गया था रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है। तो आपको इसमें नहीं लिखा होगा, लेकिन अगर आपने लिखा, मैं लिखाया था अलग से, रुद्र सागर को लिखाया था, आना सागर लिखाया था, रेणुका झील लिखाई थी, तो इसमें वो नहीं है, तो लेकिन हमको लिखना है उसको। चलेगा, फिलहाल पहले पढ़ तो लेते हैं। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तटीय झील का नाम है चिल्का झील, जो तट पे स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील का नाम चिल्का झील, जो उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। लैगून का मतलब समझे, खारे पानी की, समुद्र तट पर समुद्र है और उसका पानी जोर से आगे की ओर आया जो है जमीन की ओर, लेकिन वो पानी वापस नहीं जा पाया, रुक गया, तो वहां पर जो है क्या हो गया, जम गया, खारा हो गया, तो उसको लैगून कहा जाता है। दोस्तों ये नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है, तो आपको ध्यान रखना है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील का नाम चिल्का झील है, और ये खारी पानी और लैगून झील है। फिलहाल दोस्तों वर्षा के ऋतु में चिल्का झील का दाया और भारती नदी से जल प्राप्त होता है। जब दोस्तों वर्षा होती है तब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसमें जो जल की प्राप्ति होती है, दो नदियां, एक का नाम दाया है और एक का नाम भार्गवी है, उनसे प्राप्त होता है। नगर सूख भी जाएगा ना दोस्तों, ऐसा वर्षा पर डिपेंड होता है फिलहाल। और ऐसे तो खारे पानी की थोड़ी झील है ही है, और इसको जो है साल में एक बार पानी की आवश्यकता पड़ती है, जो बरसात के दोस्तों मौसम में दाया और भार्गवी नदी द्वारा प्राप्त होता है। दोस्तों इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर, तो कितनी लंबी झील है, 65 किलोमीटर लंबी है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील का नाम सांभर है। समझिएगा, अगर पूछे कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील या लैगून झील का नाम, तब तो चिल्का होगा, लेकिन पूछे भारत में सबसे अधिक, अधिक और बड़ी में अंतर होता है। बड़ी मतलब लंबी, और अधिक मतलब ज्यादा खतरनाक पानी, ज्यादा खारा पानी किसका, तो आपको ध्यान रखना है, भारत में सबसे अधिक खारा पानी आपको ध्यान रखना है दोस्तों सांभर झील का है, जो राजस्थान में है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ये तो बहुत कम जो है प्रकार से कहा जाए क्षेत्र में फैली हुई है। दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम क्या है, वूलर झील है। पता होगा दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम वूलर झील है, और दोस्तों जम्मू कश्मीर में, और इसी वूलर झील पर एक परियोजना, उसका नाम है तुलबुल परियोजना। दोस्तों तुलबुल परियोजना
वूलर झील पर स्थित है और वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मतलब जो बनाई गई है मानवों के द्वारा निर्मित, कुछ देखो झीलें अपने आप बन जाती थी पहले, लेकिन इसको बनाया गया इंसान के द्वारा तो इसको कृत्रिम कहा जाता है और इसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो रिहन नदी पर नदी बनाई गई है और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों पहाड़ियों से घिरे अपकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बालसन कहते हैं। दोस्तों पहाड़ी से घिरे अपकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बालसन कहते हैं। मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र के आसपास दोस्तों जो झीलों का निर्माण होता है दोस्तों उनको बालसन की श्रेणी में रखा गया है। तो भारत की प्रमुख झीलें लिखी हुई हैं, तो चलिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हम पहले जो बोल रहे हैं उनको नोट कर लो, जिनको तो ये पता ही होंगे आपको, आप उनको जो है आसान तरीके से याद कर लेंगे। चलिए मैं कुछ झीलें बोल रहा हूँ, आप वहीं नोट कर लो ऊपर। एक झील है उसका नाम है सुखना झील, नहीं नोट करा है तो नोट कर लो, जो नोट किया वो याद कर लें। सुखना झील आपका चंडीगढ़ में है, सुखना चंडीगढ़ में है। फिर एक झील उसका नाम है सोगमा और गुरुदोग, गुरुदोग और सोगमा झील आपका सिक्किम में है। स्टनले झील तमिलनाडु में है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश में नगीना झील भी पाई जाती है। हरीकी और रूपण, हरीकी और रूपण पंजाब में बहती है, पंजाब में स्थित झील है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है, रुद्रसागर त्रिपुरा में है। अना सागर, अना सागर राजस्थान में है। ये झीलें मैंने आपको लिखाई, बाकी आगे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आज की चर्चा यहीं तक। क्वेश्चन याद करने को